सो इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज और केयर टेकिंग गवर्नमेंट जो है वो ठीक है, वो पाकिस्तानियों को दिखाना चाह रही है कि वी आर बेटर देन दोज सिलेक्टेड कैंडिडेट, सिलेक्टेड पार्टी जो इलेक्शन से होती है मुझसे बेहतर है। बात भी ठीक है, क्योंकि जब वो जो कौमी असेंबली में 2 पार्टियां चली गई, 4 चली गई, वो ब्लैकमेलिंग में आ गई। MQM ने उसकी टांगे खींचनी है, पीपल पार्टी ने उसकी टांगे खींचनी है, PTI ने फजलुर रहमान की खींचनी है, फजलुर रहमान साहब ने PTI की खींचनी है। वो टांगे खींचने में नुकसान होता रहता है, इसमें टांगे खींचने वाला कोई नहीं सर। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट ये होती है कि आपने अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर दें, 3 साल ले लें। मेरी सजेशन ये थी आज से 2018 में जो मैंने सजेशन लिख के भेजी थी कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर दें, उसके बाद इलेक्शन करें। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में आप बाइंड करें कैपेबल कैंडिडेट्स, प्लस उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बना दें कि उन्होंने जो असेंबली में एक दूसरे की टांगे खींचनी वो नहीं कह सकते पाकिस्तान के फेवर। अपने बेनिफिट के लिए एक मरतबा सिलेक्ट, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने वोट नहीं दिया था जब वो खलीफा के लिए चुने जा रहे थे, तो हजरत उमर फारूक चुने गए। जब चुने गए तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बिठाया सामने कि भैया आपने मुझे वोट नहीं दिया था, मेरे अंदर जो खामियां हैं, मैं अल्फाज तो वो नहीं, लेकिन मैं आपको करक्स बता रहा हूं, वो बताएं कि जी आप सख्त बहुत है। मुझे लगा कि अगर आप बन गए तो आप ये जो अवाम है हमारी, उसके साथ बड़ा सख्ती वाला मामला करेंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन वो इतने नरम हो गए। लेकिन हजरत अली फिर उनके साथ जुड़ गए हर मामले में। हमारे यहाँ ये होना चाहिए कि अगर एक हुकूमत बन गई है तो दूसरा जो अपोजिशन है वो जुड़ के मुल्क के लिए काम करे, ना कुछ टांगे खींचे। सो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आज भी नहीं है, अगली गवर्नमेंट आएगी फिर टांगे खींची जाएंगी, नुकसान मेरा और आपका होगा। इसलिए जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे केयर टेकर गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं, उन सबको इस चीज पे आना चाहिए कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऐसे क्या करें कि वो प्रॉब्लम जो भी आपने अपने प्रेम्बल में की कि उनसे हम बच सकें। इलेक्शन कमीशन की आपने बात की कि इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स की तरफ जाएगा और इलेक्शन कमीशन टेस्ट लेगा, इलेक्शन कमीशन अच्छे कैंडिडेट्स लेके आएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो एक इशारे के ऊपर अपनी पॉलिसीज बदल देता है। तो फिर कौन से ऐसे अदारे हैं, तो हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, हम पाकिस्तान की उन्हें इंटरनेशनल एजेंसीज की बात करें, तो उनके सामने तो एक मोहर है। तो उस मोहरे को फिर कौन यूटिलाइज, कब उस चेंज आएगी कि जब इलेक्शन कमीशन आज़ादाना फैसले करेगा और पॉलिसीज डिज़ाइन करेगा? सर कुछ अल्लाह की ब्लेसिंग इस वक्त बहुत प्यारी पाकिस्तान में, वो ये कि जो खेल चला है ना 1990 से लेके ऑनवर्ड, उसमें सेगमेंट सेक्टर सामने नजर आ रहे हैं। कौन रिश्वत ले रहा है, कौन रिश्वत नहीं ले रहा, कौन रिश्वत खुल के ले रहा है, कौन रिश्वत खुल के नहीं ले रहा, कौन कैपेबल है, कौन कैपेबल नहीं है, ये क्लियर है। इस वक्त मेरा एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जानता है, ठीक है, वो जो भी हमारा मीडिया कैंपेन चल के ब्रेन वॉशिंग हुई है हमारी यूथ में कोई, लेकिन हम जानते हैं कि सीधे रास्ते पे कौन है और सीधे रास्ते पे कौन नहीं है। इस वक्त चीफ जस्टिस साहब एक फैसला ले सकते हैं, वो ये कि इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन करवाने जा रहा है, जो टिकटें दे, जिनको वो टिकट देगा, उसका मुहासबा अवाम में से थ्रू सुप्रीम कोर्ट एक टेस्ट लिया जाएगा उनका। मसलन मैं आम पाकिस्तानी हूं, आइन मुझे मेरे राइट्स देता है, मुझे वो राइट्स लेने हैं कि मुझे ये राइट चाहिए कि चूजन रिप्रेजेंटेटिव कैपेबल हूं। मैं पाकिस्तानी हूं, मैं ना पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हूं, ना किसी रिलीजियस पार्टी का वर्कर हूं, ना मैं किसी गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूं, मैं एक पाकिस्तानी हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगर जिनको टिकट दी है, चीफ जस्टिस साहब ये ऑर्डर पेश करें कि पब्लिक के सामने ये कैंडिडेट है, इसका किसने टेस्ट लेना तो आगे ले ले। हम एक ही छोटे छोटे सवाल रखेंगे, लाइव रिकॉर्डिंग करें टीवी पे आगे, अगर वो पास होते हैं जाके इलेक्शन लड़े। और इसमें बड़ी अहम चीज़ आपने बात की कि इलेक्शन अभी जो में नज़र आ रहा है, अगर वहाँ पे एक सो मोटो एक्शन लिया जाए कि हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन लें कि जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो अपने आप को पेश करेंगे 62 और 63 के मुताबिक। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो वो इलेक्ट होंगे, अगर वो नहीं होते तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो शायद पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर ऐसे लोग चले जाएं जो लेजिस्लेशन करने वाले हों, तो मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ी चेंज आएगी, लेकिन चेंज शुरू हो जाएगी। तो हम आज के इस प्रोग्राम में रिक्वेस्ट करते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, जिन्होंने इलेक्शन के ऊपर भी एक डिसीजन लिया कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। हम साथ उन्हें ये कहेंगे कि 8 फरवरी से पहले एक सुओ मोटो लें जिसके ऊपर ये डिसाइड करेंगे जो 62 और 63 में फॉल नहीं करता उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो शायद पाकिस्तान की हुकूमत और पार्लियामेंट के अंदर चंद ऐसे अफराद आएँ कि जो वाकई पाकिस्तान की भलाई और बेहतरी के लिए सोचें। सर इसको एक ऐड कर देते हैं, 62 और 63 की जो प्रोसेस है ना वो बहुत लंबा हो जाता है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहना जी हमने तो उसको देखा है 62 63 में फॉल करता है। क्योंकि वो फॉल करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पोजीशन में नहीं आती। एक फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पाकिस्तानियों के, और ये अंडरस्टूड फैक्ट है प्रेम्बल के तहत कि जो लॉ मेकर है उसको लॉ अंडरस्टैंड करना चाहिए। उसको लॉ अगर बना नहीं सकता तो जो लिखा हुआ है वो तो पढ़ के बता सकता है ना। जो लॉ की लैंग्वेज है उसके अंदर मैसेज तो कन्वे कर, परसीव कर सकता है, रिसीव कर सकता है, आगे कन्वे कर सकता है। अंडरस्टैंड करेगा तो प्रूव करेगा या डिसअप्रूव करेगा। उसके तहत ये अवाम को हक है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब उन्होंने ड्रेस बड़ा पहन लिया तो एक आम मुसलमान खड़ा होकर कहा जी मैं आपकी बात नहीं मानूंगा क्योंकि आपने ये ड्रेस पहना, मेरा सूट में आपका कैसे बन गया। ही वाज द जज। सुप्रीम कोर्ट के जज रिस्पेक्टेड जज हैं, लेकिन हर पाकिस्तानी प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत वो भी जज है। हम जज करना चाहते हैं कि क्या ये जिसको टिकट दिया गया है वो इस अहल भी है। छोटे छोटे सवाल, चंद इकोनॉमी के सवाल और एक लॉ अंडरस्टैंडिंग का सवाल, वो लाइव देखें, फिर उसको डिसीजन ले, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेके इसको कॉन्टेस्ट करना चाहिए, इलेक्शन क्या नहीं करना चाहिए। सो दिस इज व्हाट